हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ईएमआरएस अकाउंटेंट का प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुआ था, जो 24 दिसंबर 2023 को पेपर हुआ है। तो उस पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, कॉमर्स के क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं, तो वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमको ये आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह लैंग्वेज क्या रहती है, कितना डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। काफी कंफ्यूजन है आप लोग को कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो वो सारे ही क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम देखेंगे, जिससे कि हमको ये आइडिया लगे कि कैसे हमको अपनी तैयारी करनी है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग कल से आप लोग की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज आप लोग का ये प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा, PY2 रहेगा। थोड़ा सा हम जैसे फर्स्ट पेपर जो आपका आएगा टियर 1 का, तो उसके भी क्वेश्चंस देखते चलेंगे कि रीजनिंग में किस तरह के आए थे या आपकी इंग्लिश किस तरह की पूछी गई थी। तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा रहा है आपका प्रीवियस का। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, और वीडियो को हाइप भी कर दिया करिए आप लोग प्लीज़, क्योंकि जो भी वीडियोस मेरी आती हैं फ्री रहती हैं, जो क्लासेस आएंगी वो भी फ्री ही रहेंगी। तो इतना आप लोग कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए और हाइप कर दिया करिए। तो आइए शुरू करते हैं। और ये पेपर आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो टेक्स्ट बुक ऐप से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली इस पेपर को, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, या फिर जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि आगे जो क्लासेस आएंगी वहाँ पर की भी जो पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो वहीं टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगी। तो इसलिए जो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको उस चैनल के साथ जुड़ जाइए, जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है मिस ना करें, आपको वहाँ पर मिल जाएँ। और आपके जैसे और भी स्टूडेंट वहाँ पर रहेंगे, तो कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो डिस्कस करना आपके लिए ईज़ी रहेगा। और ये आपका जो पहला पार्ट आप देख रहे हैं, रीजनिंग एबिलिटी, यहाँ पर पार्ट 1 है। जैसे कि आपका टियर 1 होगा, तो इसी तरह का ये टियर 1 की तरह आप समझ लीजिए इसको, कि इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएँगे, आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, वो किससे रिलेटेड हो जाएगा? ये आपका रिलेटेड हो जाता है, जो रीजनिंग है वहाँ से रिलेटेड है क्वेश्चन, रीजनिंग के बारे में ही पूछा गया है। तो कुछ ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा अपने एग्जाम में भी। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। हाँ, जो अमित जो बाएं छोर से 7वें स्थान पर है, वारिका से बाएं, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट नहीं, ये आपका जो उसका है, जो रैंकिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चंस होते हैं, उससे रिलेटेड ये है आपको, जो कि रीजनिंग का पार्ट हो जाता है, रीजनिंग में आ जाएगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो जीएस से रिलेटेड है। यहाँ पर ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। थोड़ा-सा ब्रीफ में भी देखते चलिए, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन्स आपके पूछे गए थे। ये सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है आपका। सिटिंग अरेंजमेंट है, या फिर आपकी दूरी है, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है, या फिर जो एक होता है, ये जो आप देख रहे होंगे कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, या उसका फेस किस डायरेक्शन की तरफ है, इस तरह के क्वेश्चन्स हैं। वेन डायग्राम है, या फिर आपको जो रीजनिंग के ट्रेंडिंग के क्वेश्चन आजकल चल रहे हैं, DT प्लस बी में पूछे जा रहे हैं, या आपके और भी इसी तरह के एग्जाम जो हुए हैं रेलवे के हैं, इसमें पूछे जा रहे हैं, ऐसे ही देखने को आपको मिल सकते हैं। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पार्ट जो आ जाता है, वो हो जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इसमें आपके जो क्वेश्चंस आएँगे, वो मैथ्स मेनली समझ लीजिए आती है, अरिथमेटिक से आते हैं, ज्योमेट्री, इन सब चीज़ों के क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर आपको प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकाल के बताना है कि कितना प्रॉफिट आया था। तो सॉल्व करेंगे हम, या आगे देखेंगे पेपर जो हमारा कॉमर्स का है वो। यहाँ पर आपको खाली मैं एक आइडिया के लिए दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ पर प्रॉफिट बताना है कि कितना आया है। तो इसकी तैयारी जो आप लोग कर रहे होंगे, या आगे भी आपको करनी है पार्ट 1 की, तो आपको काफ़ी फ्री वीडियोज़ भी यूट्यूब पे मिल जाएँगी। अगर किसी का बैच लेना चाहिए तो ठीक है, नहीं लेना चाहिए तो फ्री वीडियोज़ भी आपको मिल जाएँगी। जेईई प्लस बी की तैयारी जिसने कराई हो, या रेलवे की तैयारी कराई हो, एसएससी की प्रिपरेशन कराई हो, उनसे पढ़ लीजिए। वहाँ पर बहुत पूरी-पूरी फ्री वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, बहुत से चैनल्स हैं जो फ्री में अवेलेबल करवा देंगे आपको। तो वहाँ से आप पूरी उसकी सीरीज़ ले लीजिए, प्लेलिस्ट डाल कर के सर्च करिएगा तो पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जो भी आपके चैप्टर हैं, पॉइंट वाइज़ है, एलसीएम है, एचसीएफ है, पॉइंट वाइज़ सारी चीज़ें तैयार कराई हुई हैं बहुत से लोगों ने। तो आप यूट्यूब से फ्री में भी पढ़ सकते हैं, बैच अगर ना भी लेना चाहें, आप नहीं ले सकते तो। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, चार्ट वाला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन्स आपके एग्ज़ाम में आए थे, जो प्रीवियस का पेपर आपका हुआ है। ये आपका क्वेश्चन जो है वो ब्याज से रिलेटेड है, सिंपल इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इनकम वाला दे रखा है, तो जितने भी पॉइंट आपके हैं जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड करा है टियर 1 और टियर 2 दोनों का ही, तो उसमें जो भी पॉइंट दे रखे हों सारे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, उन सब से ही एक-एक क्वेश्चन बन जाता है। तो सारी ही चीज़ों को आपको पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जिस भी बच्चे का ये पेपर है उसने सॉल्व भी कर रखा है, आप देख रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट जो पेपर है वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जितने आपको एग्ज़ैक्टली आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है, तो उसको भी ध्यान में आपको रखना है, तो कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें, लेकिन एक्यूरेसी रख कर के अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन जो है ये अ, एक रसायनक 2 अवयव P और Q को मिलाकर 50 ग्राम अ, दवा तैयार करता है। P की दर 150 प्रति 10 ग्राम और Q की दर 500 प्रति 100 ग्राम है। आपको क्या निकालना है? दवा में P की मात्रा कितने ग्राम की है वो निकालना है। तो ये मेथड जो है इसी मेथड से लगेगा ये क्वेश्चन। इसमें अलग-अलग कई मेथड्स होते हैं, रेशियो वाला भी लग जाता है, परसेंटेज का भी लगता है, कितनी क्विकली आप किस मेथड से आंसर निकाल सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। ये वाले क्वेश्चन सिम्प्लीफाई करने के लिए आते हैं। बहुत पूछे जाते हैं लेकिन बहुत ईज़ी ट्रिक्स होती हैं इन सबको निकालने की, बहुत ईज़ी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि इतना टाइम नहीं होता है कि आप डिटेल में जाकर के करें, तो ये सब ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। यहाँ पर क्या निकालना है? औसत अंक निकालने हैं, ये भी बहुत ईज़ी होता है। इस बच्चे ने एक ही मेथड का यूज़ करके निकाले हैं सारे क्वेश्चन, तो डिपेंड करता है कि आप किस मेथड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, कौन-सा मेथड का यूज़ आप ज़्यादा अच्छे से कर सक पाते हैं या कर सकते हैं। यहाँ पर भी n अंकों का योग निकालना है आपको। नेक्स्ट आ जाता है इसमें जो आपके ये यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, तो डायग्राम से यहाँ पर क्या निकालना है, किस वर्ष में उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक था, आपको ये निकालना है। अलग-अलग वर्ष का दे रखा है, तो आप लोग ये तो इसके बारे में तो आपने पढ़ाई है, स्टैटिक्स आपने पढ़ी थी, तो वहाँ पर ये आप लोग को डायग्राम तो पढ़े ही हुए होंगे। काफ़ी ईज़ी होता है इस डायग्राम को सॉल्व करना। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, जो क्वेश्चन है आपका कि ज्योति काव्य, तो ये एलसीएम मेथड से निकलता है। ये वाला क्वेश्चन जो होता है, ये एलसीएम मेथड से सॉल्व होते हैं। यहाँ पर एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप देख रहे होंगे कि सारे ही टॉपिक्स को टच किया गया है। यहाँ पर ये आपका स्पीड एंड टाइम वाला क्वेश्चन है, तो सारे ही टॉपिक्स को कवर किया गया है। सारे टॉपिक से 1-1, 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको निकालने हैं। सारे ही टॉपिक्स को ध्यान में रख कर के। ये वाला तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, देखते ही सॉल्व हो जाएगा, इतना आगा क्वेश्चन है। कि अब क्लास में होता है तो वहाँ पर जो पावर दे रखी होती है, क्या किया जाता है, जोड़ी जाती है, घटाई जाती है। मल्टीप्लाई में होता है तो माइनस हो जाती है या ऐड हो जाती है। यही मेथड्स होते हैं, बहुत सिंपल तरीका होता है इनको निकालने का। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, ये भी आपको सॉल्व करना है, ये आपको फ्रैक्शन में दे रखा है, बॉडमॉस रूल लगेगा यहाँ पर। पहले फ्रैक्शन सॉल्व की जाएगी, यहाँ पर जो आपको कि ब्रैकेट में दे रखा है तो उसको सॉल्व करके फ्रैक्शन सॉल्व की जाएगी, उसके बाद यहाँ पर बॉडमॉस रूल का यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एच से ही दे रखा है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके आए थे जो प्रीवियस में पेपर हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर इसमें आपको जो रेशियो वाला है ये मेथड इसमें दे रखा है, आपको निकालना है कि उसका हिस्सा कितना था। नेक्स्ट अब आ जाते हैं पार्ट जो आपका 3 है जिसमें जनरल इंग्लिश आई थी। जनरल इंग्लिश से जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो यहाँ पर जनरल इंग्लिश में शशि इज़ डैश ऑनेस्ट गर्ल हू हेल्प मी, यहाँ पर आपको फिल करना है कि क्या होगा, ये होगा, एन होगा, द होगा या फिर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, तो आपको ये फिल करना है। आइदर यू आर राम डैश हेल्प मी, या इस तरह के क्वेश्चन थे जिसमें जो आपके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं या फिर जो आपके ये आर्टिकल वाला है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या एरर पूछा जाता है कि कहाँ पर गलत हुआ है, वो एरर बताइए। इसमें से जैसे कि आपके 4 पार्ट दे रखे हैं, कौन से पार्ट में गलती है आपको ये बताना है। इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। और सेम ऐसे ही आपका हिंदी का पोर्शन भी रहेगा। हिंदी में यहाँ पर एक उन्होंने वो दे रखा है पैरा छोटा-सा, उससे से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको उसको पढ़ करके आंसर देना। तो सबसे ईज़ी तो ये वाला सेगमेंट हो जाता है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता, बस आपको पढ़ करके आंसर लगा देना होता है। मुहावरे आएँगे यहाँ पर, समास दे रखा है, संधि होगी, संधि यहाँ पर व्यंजन संधि से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन-सा वाक्य वर्तनी की दृष्टि से गलत है, ये पूछा गया है। फिर यहाँ पर अब आपका आ जाता है पार्ट 4 जिसमें कि कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पर कंप्यूटर संचालन का आधार ज्ञान, सामान्य ज़रूरतें एवं जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो पूछे गए हैं। कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ पर ये आपका 4th वाला करेक्ट है। क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा क्लाउड स्टोरेज सेवाएँ उपकरण नहीं है? ये पूछा गया है। तो वन ड्राइव है, आई क्लाउड है, गूगल ड्राइव है, फ्लॉपी ड्राइव है, तो फ्लॉपी ड्राइव सही आंसर लगाया है।
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल का स्टैंड फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो यहाँ पर एक्सटेंशन आपके सबके ही होते हैं, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, जो आपका वर्ड होता है, सबके एक्सटेंशन होते हैं, तो उसको आपको याद करना होगा। इसमें शॉर्टकट कीज़ एक्सटेंशन है, फुल फॉर्म्स हैं, ये ज़रूर से अच्छे से याद कर लीजिएगा। इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, यहाँ पर जैसे कि दे भी रखा हुआ है। कंप्यूटर में आप लोग को कंप्यूटर के लिए जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो वहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर भी आ जाऊँगी, कंप्यूटर की तैयारी भी मैं आप लोग को करा दूँगी, तो वहाँ पर आप कंप्यूटर के लिए परेशान ना होइएगा। इससे पहले जो ट्रिपल एससी का पेपर हुआ था, उन सब में मैंने कंप्यूटर के लिए भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाए थे, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उसके लिए। इसमें से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र का उदाहरण है, जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एज इस बच्चे ने लगाया है। वेब ब्राउज़र की बात हो रही है, तो ये सब तो आपके क्या है, सॉफ्टवेयर ही हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसमें ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके हैं जो ज़्यादा पूछे गए हैं, देख लीजिए आप लोग। फिर चलते हैं अब हम अपना जो कॉमर्स हमारा मेन सब्जेक्ट है, उसकी तरफ चलते हैं जिससे जो इस बार काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएँगे भी, तो उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो ये आ जाता है आपका पार्ट 5। ये पार्ट 5 ही आपका क्या है, इस बार पूरा एक अलग टियर 2 के नाम से आ जाएगा और उसमें आपके पूछे जाएँगे जो एक अलग पूरा पेपर ही अलग होगा। उसमें आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो डिस्क्रिप्टिव और जो आपका एमसीक्यूज़ है दोनों बेसिस पे पूछा जाना है। तो यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है इमेज, तो जैसी थी जैसा पेपर अवेलेबल था उसी के अकॉर्डिंग है। तो देखते हैं कि क्या पूछा गया है इसमें आपको टर्नओवर निकालना है कि every supplier shall be liable to be registered under Central Government and Service Act 2017 in the state or union territory other than special category state form where he makes a taxable supply of goods or services or both if his aggregate turnover in a financial year exceeds। तो यहाँ पर आपको बताना क्या है, एक न्यूमेरिकल नहीं है, एक तरह से क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो जीएसटी होता है, इस बार जीएसटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चेंजेस हुए हैं, तो पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएँगे। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्तिकर्ता व जिस भी राज्य अथवा संशासित क्षेत्र का हो, केवल उन विशेष श्रेणी के राज्यों को छोड़कर यदि वह किसी कर योग्य माल की आपूर्ति करता है अथवा सेवा प्रदान करता है, तो उन्हें केंद्रीय मानव सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत पंजीकरण करवाना होगा यदि उसकी एक वित्तीय वर्ष में कुल आवक कितनी है या किससे अधिक है। तो 15 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है या फिर 30 लाख है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, सेकंड वाला 20 लाख, 20 लाख जब होंगे उसके अबव अगर टर्नओवर जा रहा है तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है goods costing 60,000 sold to Manish at a profit of 25% on sales less trade discount 5%. Calculate the amount to be shown in sales account। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 60,000 की लागत का माल मनीष को विक्रय पर 25% लाभ, जिसमें से जो ट्रेड डिस्काउंट था 5% का वो घटा दिया कर बेचा गया है। अब आपको बताना है कि विक्रय खाते में कितनी राशि जो होगी वो दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर कितनी राशि हमको जो हमारा विक्रय खाता है यानी कि जो सेल्स अकाउंट हम बना रहे हैं वहाँ पर आएगी। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि 60,000 की लागत का है, कॉस्ट कितनी है? 60,000 की है और जो आपका प्रॉफिट दे रखा है, लागत यहाँ पर आपको बताई हुई है, कॉस्ट बताई हुई है, लेकिन जो प्रॉफिट दे रखा है वो आपका सेल पर दे रखा है, विक्रय पर दे रखा है 25%। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम निकालेंगे प्रॉफिट तो कैसे निकालेंगे? जो 60,000 दे रखा है ये आपकी लागत है और 25% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को उसमें से लेस कर देंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी लागत? 75% हो जाएगी। तो 75% आपको नीचे लिखना है और ऊपर यहाँ पर 25% क्योंकि हम उसका प्रॉफिट ही निकाल रहे हैं। तो कितनी बार जाएगा? ये 3 बार जाएगा। ये आपका इसको जो सॉल्व करिएगा तो ये 2 बार, यहाँ पर 20,000 आ जाएगा। ये 20,000 क्या हो जाएगा? ये 20,000 हमारा हो जाता है प्रॉफिट। तो अब यहाँ पर कितना हो गया आपका? 60,000 में ऐड कर लीजिए। 60,000 जो हमारी कॉस्ट थी, 20,000 हमारा हो गया प्रॉफिट। तो हमारी सेल कितने की निकल के आएगी? 80,000 की। अब यहाँ पर कह रहा है कि उसे ट्रेड डिस्काउंट भी दिया गया है कितने परसेंट का? 5% का। तो ये 5% इस 80,000 का हम 5% निकालेंगे क्योंकि ये तो कॉस्ट है, इस पे नहीं निकालना है, हमको निकालना है सेल पर। तो 80,000 का 5% हम निकालेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना आएगा? 4,000 निकल कर के आएगा। अब इस 4,000 को हमको लेस कर देना है, कितना बचेगा? 76,000। यही 76,000 हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ? जो हमारा सेल्स अकाउंट होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है वो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। तो ये आपका एक तरह से डिस्क्रिप्टिव में भी पूछा जा सकता है, ऐसे ही आपको सॉल्व करके दिखाना है।
कैलकुलेशन यही रहेगी, बस आपको लिख देना होगा, उसके सामने की कॉस्ट है उसमें ऐड किया हमने, प्रॉफिट इस तरह से निकला, उसके बाद हमारी सेल निकल के आई, अब हमने लेस किया डिस्काउंट वहाँ पर, तो 76,000 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको वहाँ पर लिखना होगा अगर न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव में आता है, और अगर एमसीक्यूज में आता है तो यहाँ पर सीधे सीधे आप आंसर पर टिक कर सकते हैं इस तरह सॉल्व करके। तो एक आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ था वहाँ पर आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान गलत है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो पेयर दे रखे हैं कौन सा इनकरेक्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल अकाउंट से मिलाया है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट है पोजीशन स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कौन सा यहाँ पर गलत है, रॉन्ग वाला हमको देखना है, रॉन्गली मैच्ड है कौन सा यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, फंड फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट इक्वल नहीं होते। यहाँ पर आपका जो होती है जो हमारी निकल करके कार्यशील पूंजी आती है, वर्किंग कैपिटल होती है, उससे रिलेटेड हो जाता है, यानी कि फंड जो होते हैं वो मेन होते हैं। फंड क्या होते हैं, जो वर्किंग कैपिटल हमारी जिसको शॉर्ट में डब्ल्यूसी लिखा जाता है वो होती है उससे रिलेटेड। और जो कैश फ्लो होता है वो उसमें सिर्फ कैश की बात की जाती है, सिर्फ कैश को ही देखा जाता है। तो ये आपका ये फाइनेंशियल एनालिसिस में आगे जा करके आता है, किया जाता है, वहां पर इसका यूज होता है। बाकी ये तीनों ही क्या है, करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर तो क्वेश्चन बिल्कुल ही विजिबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नॉमिनल अकाउंट, किसको हम जो है नाम मात्र का खाता कौन सा होता है। कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क, रेंट। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नॉमिनल अकाउंट। तो कॉपीराइट, गुडविल और ट्रेडमार्क ये तीनों ही क्या है, ये आपकी एसेट्स होती हैं, इंटैंगिबल एसेट है, ये तीनों ही एसेट है। लेकिन जो रेंट होता है वो आपका नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। रेंट आपका किस में जाता है, नाम मात्र के खाते में जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी वाला है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, तो आपको दोनों तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ बहुत ईजी होंगे और कुछ बहुत डिफिकल्ट होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर द पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज नोन एज। यहाँ पर कह रहा है कि आयातित पूंजी का वो भाग जो केवल कंपनी के समाप्त होने की दशा में ही आयातित किया जाएगा, क्या कहलाता है, अनकॉल्ड कैपिटल, नॉमिनल, रिजर्व कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल। तो पार्ट क्या कहलाता है, वो आपकी रिजर्व कैपिटल कहलाती है, संचित पूंजी कहलाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें से कौन सा लेखांकन समीकरण नहीं है। तो लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल। तो कौन सा नहीं है समीकरण, ये यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो आपका ये वाला है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस, माइनस नहीं होगा यहाँ पर प्लस होता है, अगर प्लस लगा होगा तो करेक्ट होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन आती ही होंगी। बाकी ये तीनों जो हैं ये तीनों ही करेक्ट हैं। यहाँ पे तीनों ही बाकी की इक्वेशन आपकी करेक्ट है, जो बी वाला पॉइंट है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर इनमें से किसके लिए रोजनामा प्रविष्टि नहीं की जाती। तो यहाँ पर जो ट्रेड डिस्काउंट हम निकालते हैं तो उस ट्रेड डिस्काउंट को हम जो हमारा जर्नल बनाते हैं वहां पर नहीं दिखाते, कैश डिस्काउंट को दिखाया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट को नहीं दिखाते। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं आए थे, हाँ न्यूमेरिकल जो आए थे वो थोड़े से आपके डिफिकल्ट थे, बाकी थ्योरी जो आई थी वो बहुत ईजी आई थी। नेक्स्ट है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार को निम्न पाने का अधिकार होता है, प्रॉफिट शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस। अगर यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जा रही है, साझेदारी संलेख नहीं है, तो वहाँ पर पार्टनर जो होता है वो क्या चीज उसको मिलनी चाहिए। तो सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट जो होता है उसके लोन्स पर वो देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो जरूर दिया जाएगा, चाहे पार्टनरशिप डीड हो या ना हो। तो का एक आंसर है ऑप्शन ए। और अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें ये चीज लिखी गई है, ये सारे कॉज लिखे गए हैं कि सैलरी भी मिलेगी, कमीशन भी दिया जाएगा, तो वहां पर वो सब कुछ दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु जनरेट्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन जीईएम। जो आपका गवर्नमेंट ई मार्केटिंग वाला है क्वेश्चन, पर अनुबंध कौन रचित करता है, बायर, कंसाइनी, डीडीओ, पीएओ। तो कौन इसको जो है रचित करता है या कौन लिखता है, तो वो आपका बायर हो जाता है, जो क्रेता होता है वो लिखता है। तो एक आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, advance amount received from customers is not considered as sale, it is based on which concept। ग्राहकों पर प्राप्त अग्रिम धनराशि को विक्रय नहीं माना जाता, ये किस संकल्पना पर आधारित है, रूढ़िवादिता पर, संगतता पर, उपार्जिता पर या फिर मुद्रामा पर। तो ये किस पर आधारित है आपका, ये अक्रूवल बेस्ड हो जाता है, उपार्जिता पर है। एक आंसर क्या हो जाता है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये किससे रिलेटेड है, जो आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं, जो अवधारणाएं हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सारी क्लासेस मैंने ली थी आप लोगों की, जो भी बच्चे पुराने अगर रहे हैं तो उनको याद होगा।
अब जो आपकी नई वीडियोस प्रोसेस की आएंगी तो वहाँ पे सारी चीज़ें शामिल करेंगे। तीसरी अब थर्ड या फोर्थ क्लास ही आपकी एज की रहती है जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 12 लाख, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी इज 20 लाख, इट इज सोल्ड फॉर 24 लाख ड्यूरिंग द ईयर 22-23, द रिजल्ट इज। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मशीनरी का ऐसा मूल कितना है, 12 लाख है, मूल लागत कितनी थी, 20 लाख की थी, और इसमें इसे 24 लाख का बेच दिया गया, सेल कर दिया गया है, तो परिणाम क्या होगा, कैपिटल प्रॉफिट होगा या फिर पूंजीगत लाभ यहाँ पर 12 लाख का होगा कि 24 लाख का होगा, रेवेन्यू प्रॉफिट होगा 12 लाख का, या फिर कैपिटल प्रॉफिट 4 लाख का और रेवेन्यू प्रॉफिट 8 लाख का होगा। तो यहाँ पर एक तरह से ये बताया है कि एक इवेंट हुआ या एक ट्रांजेक्शन कुछ हुआ, तो वहाँ पर उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट पूछ रहा है एक तरह से आपसे, और कितना इफेक्ट पड़ेगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो सबसे पहली बात तो रेवेन्यू वाला पार्ट तो काट ही दीजिए, यहाँ पर रेवेन्यू से होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये आपकी पूंजीगत संपत्ति है, कैपिटल एसेट है, तो पूंजीगत वाला पार्ट तो हट ही जाएगा, सॉरी यहाँ पर कैपिटल वाला पार्ट जो आयगत वाला है वो तो हट ही जाना है, तो ये 2 पॉइंट तो कट गए आपके। अब फर्स्ट और सेकंड वाला बचता है, हमें उसमें से आंसर निकालना है। तो कई बार इस कॉन्सेप्ट का यूज करके भी आप आंसर को निकाल सकते हैं। अगर ये भी सिर्फ रेवेन्यू आपका दे रखा होता तो सीधे हम इसको भी हटा देते, यही हमारा आंसर हो जाता, वहाँ पर हमको ध्यान ही नहीं देना था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दोनों ही कैपिटल में दे रखे हैं, तो अब हमें इसमें देखना पड़ेगा कि कितना होगा। वैल्यू कितनी थी उस एसेट की, जब हमने खरीदी थी तो 20 लाख की थी, बाद में उसमें ह्रास लगा, डिप्रिसिएशन लगा, तो 12 लाख की रह गई, लेकिन हमने उसे बेच कितने में दिया है, 24 लाख में बेच दिया है। तो अब हमारे पास कितना बचेगा, कितने प्रॉफिट हमारा होगा, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा, जो कितने में हमने संपत्ति को, एसेट को सेल किया होता है, कितने में सेल किया, 24 लाख में सेल किया, और अब वैल्यू कितनी रह गई थी, सिर्फ 12 लाख रह गई थी। तो ओरिजिनल से हमें मतलब यहाँ पर नहीं है, जब जितनी उसकी वैल्यू बची थी और जितने में हमने बेचा उसमें हमें देखना है, तो 12 लाख, 24 लाख में से 12 लाख को लेस कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट हमारा 12 लाख का आ जाएगा। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कुछ न्यूमेरिकल बहुत ही इजी भी थे, तो देख कर ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेचे गए माल की लागत के परिकलन है, तो निम्न में से कौन सा सही सूत्र है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो पहला ही पॉइंट ये सही हो जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का यही फॉर्मूला ही होता है कि ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस में और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करके हम क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देते हैं। सेल्स माइनस नेट प्रॉफिट ये भी नहीं होगा, ये वाले में सबको जोड़ ही दिया है, कुछ घटाया ही नहीं गया, तो ये भी गलत है और ये वाला भी गलत है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट दे रखा है सेक्शन 28 टू 44 डी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज रिलेटेड विद। यहाँ पर बहुत अच्छे से विजिबल ही नहीं है क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये किसमें धारा है या ये धारा किससे रिलेटेड है, तो ये आपकी किससे रिलेटेड हो जाती है, ये आपके प्रॉफिट एंड गेन्स से रिलेटेड है। जो आपके इनकम टैक्स में इनकम के 5 हेड होते हैं, उसमें से एक हेड हो जाता है आपका ये वाला व्यवसाय पेशे से लाभ और अधिलाभ, तो उससे रिलेटेड ये हो जाती हैं। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स इज कंप्यूटेड ऑन। जो हमारा जो संपत्ति पर ह्रास होता है वो किस मूल्य पर लगाया जाता है, बुक वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू पर, या फिर दोनों में से जो कम होगी, या फिर स्क्रैप वैल्यू पर। तो डिप्रिसिएशन जो लगाया जाता है या कंप्यूट किया जाता है किस वैल्यू पर किया जाता है, तो वो आपका बुक वैल्यू पर किया जाता है, पुस्तकीय मूल्य पर किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बाजार मूल्य पर तो बिल्कुल नहीं किया जाता, बुक वैल्यू पर किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय पत्र में कितने पक्षकार होते हैं, हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज। कितने पक्षकार होते हैं, 5, 4, 3 या फिर 2। तो कितने इसमें होते हैं, जो साइड्स होते हैं या पक्षकार होते हैं, तो ये हो जाते हैं आपके 3। एक आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। जो एक होता है, जो एक लिख रहा होता है वो होता है, जिस पर लिखा जाता है वो व्यक्ति होता है, मोस्टली वो बैंक ही होता है सेकंड वाला, और थर्ड वाला जिसके लिए लिखा जा रहा होता है, तो ये 3 आपके पार्टीज हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट टैक्स। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो जो भी मैं आप लोग के लिए लेकर के आई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को टियर 2 का सिलेबस डिटेल में समझाया था, तो इसी पेपर से मैंने एनालिसिस किया था, और जो पिछली बार जो आप लोग की क्लासेस जिस तरह से चली थी कि कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप पेपर देख के भी आपको आइडिया लग रहा होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो एंड तक वीडियो को जरूर से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट टैक्स। इसमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, वैट, एक्साइज ड्यूटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनकम टैक्स।
तो यहाँ पर ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही आपके इनडायरेक्ट हो जाते हैं, सिर्फ इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। कितना ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल। आपने बिल्कुल भी बहुत ही थोड़ी बहुत तैयारी भी करी होगी तो भी आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही विजिबल नहीं है। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी दे रखा है 80,000। इसको अलग से जो है नोट करके आप लोग को जो न्यूमेरिकल यहाँ पर इस तरह के हैं क्वेश्चन जो अभी विजिबल नहीं है, इनको अलग से लेकर के मैं आऊंगी जिससे कि आप सॉल्व कर पाए अच्छे से यहाँ पर, क्योंकि सही से विजिबल नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस? निम्नलिखित में से किस खाते का जमा शेष होता है? रिटर्न इनवर्ड का, कैरेज आउटवर्ड का, रिटर्न आउटवर्ड का। तो किसका जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है आपसे। किसका क्रेडिट बैलेंस होता है? जो रिटर्न आउटवर्ड होता है, वापसी जब होता है, यानी कि जब आप कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स। जो आपका वस्तु एवं सेवा का अधिनियम था कब लागू हुआ था? बहुत ही इजी सा पेपर आया है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आया है, बस कुछ न्यूमेरिकल थोड़े से डिफिकल्ट पूछे हैं बस, बाकी पेपर बहुत इजी आया था आपका। 1 अप्रैल 2017। यानी कहने का मकसद ये है कि जीएसटी जो था आपका, यानी कहने का मतलब ये है कि जो जीएसटी आपका था वो कब से लागू हुआ था। तो ये जीएसटी कब से लागू हुआ है? तो ये आपका 1 जुलाई 2017 से, सभी को पता है, आप लोग को याद होगा अच्छे से। 1 जुलाई 2017 से ही जीएसटी लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि जीएसटी दरों को जो कम किया गया है वो किस डेट में किया गया है? तो सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए कि जीएसटी दरें जो आपकी अब रिफॉर्म किया गया है जीएसटी को, तो अब वो किस डेट में किया गया था, क्योंकि वो डेट इंपॉर्टेंट है और वो पूछी जा सकती है आपसे। नेक्स्ट है, गुड्स कैन बी परचेज थ्रू जीईएम विदाउट इनवाइटिंग quotations on the basis of a certificate to be recorded by the competent authority up to the value of 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सक्षम अधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र अभिलेखित करने के आधार पर निविदा आमंत्रित किए बिना ही जो जीएम के माध्यम से किस राशि तक माल क्रय किया जा सकता है, आपको वो राशि बतानी, वो अमाउंट बताना है। तो किस राशि तक होता है? वो आपको 25,000 तक होता है। एक आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये जो आप आंसर आप लोग को बता रहे हैं, तो आप लोग की जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसी के अकॉर्डिंग ही बता रहे हैं, क्योंकि ये पेपर आपका 2 साल पहले का है, तो हो सकता है अब कुछ चेंजेस हो गए हों, लेकिन अभी मैं आप लोग को वही चीजें बता रही हूँ जो कि आंसर की मैं ऑफिशियली दे रखी थी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका चल रहा है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। एकल स्वामी का दायित्व होता है, द लायबिलिटी ऑफ ए सोल प्रोप्राइटर इज डिसाइडेड बाय द सोल प्रोप्राइटर, अनलिमिटेड, लिमिटेड, अनडिसाइडेड। क्या होता है? सिंपल सी बात है, एक अकेला ही व्यक्ति, उसका अपना बिजनेस है, तो उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। लेकिन जो वन पर्सन कंपनी होती है वहां पर चीजें अलग होती हैं, ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप कह रहा है या वन पर्सन कंपनी कह रहा है, दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्म ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी लेड डाउन टू पार्लियामेंट बाय हूम? जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, अनुदानों की मांग के प्रपत्र को संसद में कौन प्रस्तुत करता है? जो कैग ऑफ इंडिया होता है, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, या फिर चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स। तो कौन जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको कौन जो है पार्लियामेंट में, संसद में प्रस्तुत करेगा? तो वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो वित्त मंत्री होता है वो करता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, इट इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशन ऑफ। बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हुए हैं, पहले भी देखे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आया था। तो आप लोग को इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ अलग से पूछ लिया जाएगा। जो कॉमर्स का बेस आपने पढ़ा वहीं से ही पूछे जाएंगे, और जो क्लासेस की वीडियो मैं लेकर के आप लोग के लिए आऊँगी तो इस तरह की वीडियोज़ ही रहेंगी कि अगर आपने काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा है, कॉमर्स से काफ़ी टाइम से आप टच में नहीं रहे हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी ईज़ी रहेगा, क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट से, बेस से स्टार्ट करेंगे कि फाइनेंशियल या अकाउंटेंसी होती क्या है, वहाँ से आपकी पहली क्लास रहेगी। तो इसकी क्लासेस के लिए या फिर ये पेपर वैसे तो आप ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक की ही, लेकिन अगर आप चाहें तो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस चैनल का, तो वहाँ से आप उस चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा वहाँ पर। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका, तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पर मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूँगी, या जो क्लासेस आगे आएँगी तो उसकी पीडीएफ है या कोई क्वेश्चंस हैं तो वहाँ पर आपको सारी ही चीज़ें मिल जाएँगी।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि लाभ की आशा ना करें, सभी संभावित हानियों हेतु प्रावधान किया जाए, तो एक तरह से टैग लाइन ही है, किसकी है? ये आपकी कंजर्वेटिज्म जो है, रूढ़िवादिता की अवधारणा है, उसकी है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कंसिस्टेंसी कहती है कि एक जैसा ही रखना है। फुल डिस्क्लोजर कहता है कि सब कुछ बता दो, कुछ भी छुपाओ मत बिजनेस रिलेटेड। वर्टेलिटी कहती है कि जो एक्चुअल में चीजें हैं, जो भौतिक रूप से हैं, उनको ही लिखना है और बाकी किसी चीज को नहीं दिखाना है। तो ये सब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर न्यूमेरिकल है, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। क्या है क्वेश्चन? ओपनिंग स्टॉक दे रखी है 17,000 की, परचेजेस है 61,400 का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 9,600 के, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे हैं 10,400 और क्लोजिंग स्टॉक है 18,000। आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ भी आपको ज़्यादा नहीं करना है। कैसे सॉल्व करना है? बहुत ही सिंपल सा है। इसमें ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट और क्लोजिंग। तो यहाँ पर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, बाकी चारों चीजें ही यहाँ पर ऐड होंगी। कैसे करना है? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और जो आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, इन तीनों को हमको ऐड करना है। ऐड कर लीजिए, कितना आएगा? डबल जीरो आ जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा आपका, वन कैरी हो जाएगा, यहाँ पर 7 1 8 हो जाएगा, 9 और यहाँ पर 18 आ जाएगा, तो 1 फिर कैरी हो जाएगा, यहाँ पर 1 फिर आपका एक आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो ओवरऑल टोटल जो आपको बनेगा 88,000 का बनेगा। इस 88,000 में से इस 18,000 को हमको लेस कर देना है, हमारा निकल आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर अभी ऐसा ही यहाँ पर इन्होंने इसका फॉर्मूला भी एक तरह से पूछा था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखा था। तो यहाँ पर इसको हम लेस करेंगे तो कितना बचेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी जो निकल करके आएगी वो 70,000 निकल करके आ जाएगी। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो उसी का ही फॉर्मूला भी पूछा उन्होंने और उससे ही इन्होंने एक न्यूमेरिकल भी बनाकर दे दिया। तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस रहे हैं। ये सारी ही चीज़ें मैंने प्रीवियस में आप लोग को पढ़ाई भी थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि इफ द अमाउंट ऑफ एनी नोन, यहाँ पर क्या कह रहा है कि इफ द अमाउंट ऑफ एनी नोन लायबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली देन, यदि किसी कोई ज्ञात दायित्व है कि राशि सटीकता से हम नहीं जानते हैं, नहीं जान पाते, तो वो क्या होता है? प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड, प्रोविजन शुड नॉट बी क्रिएटेड, रिजर्व शुड बी क्रिएटेड या फिर रिजर्व शुड नॉट बी क्रिएटेड। तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई लायबिलिटी है लेकिन उसकी एग्जैक्ट राशि निर्धारित हम नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं? तो उसे किस तरह ट्रीट किया जाता है? उसे प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड, उसका हम प्रोविजन करते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है कि कोई भी हानियां हो रही है उसको पहले ही हम क्या करते हैं? क्रिएट कर लेते हैं उसके लिए, जिससे कि कोई भी भविष्य में हमें नुकसान ना हो सके। उसके लिए प्रोविजन किया जाता है, क्योंकि आपको ये तो पता है कि लायबिलिटी है, नॉन लायबिलिटी है, आपको ये नहीं एक्यूरेटली पता है कि क्या अमाउंट होगा उसका, लेकिन आपको ये तो पता है कि लायबिलिटी है और कौन सी यहाँ पर किस उसके अकॉर्डिंग किया जाता है, तो जो कंजर्वेटिव्स की थी उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। एक आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉफिट इज 50% ऑन सेल्स, व्हाट इज इट्स परसेंटेज ऑन कॉस्ट। यहाँ पे कह रहा है कि 50% ऑन सेल है प्रॉफिट जो है, तो उसकी परसेंटेज ऑन कॉस्ट अगर हम लागत पे निकालते हैं तो क्या परसेंटेज निकल करके आएगी, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो इसकी परसेंटेज क्या निकल करके आएगी? ये आपका 100% हो जाता है। कैसे निकाला जाएगा 100%? बहुत ही सिंपल सा है इसको निकालने का तरीका। 50% ऑन सेल, 50% अगर सेल है आपकी यहाँ पर, सॉरी 50% जो है प्रॉफिट है सेल पर, तो 50% प्रॉफिट हो गया, तो सेल आपकी कितनी है? टोटल आपकी सेल हो जाएगी 100। इस तरह से सिंपल सा निकाल सकते हैं। सेल आपकी 100 है तो प्रॉफिट हमारा 50 है, तो 100 में से अगर आप सेल में से लेस कर देंगे प्रॉफिट को, तो क्या बचा? हमारी कॉस्ट बचेगी 50। तो ये हमारी कॉस्ट हो जाएगी। तो ये 100 इसका कितने परसेंट है? बराबर ही तो है ना, तो इसलिए 100% आ जाएगा। का एक आंसर है ऑप्शन है। ऐसे इसको वैसे भी निकाला जा सकता है 1/2 करके, तो क्या जरूरत है इतना ज्यादा डीपली जाने की, अब सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an amount received from सीमा whose account was previously written off as bad debt should be debited to। सीमा जिसे डूबत ऋण के रूप में पहले ही अपलिखित किया जा चुका है, इससे एक धनराशि प्राप्त होने पर उसे किस खाते में नामित किया जाए। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सीमा जो थी उनसे जो राशि मिलनी थी वो ये था कि नहीं मिल पाएगी, इसलिए उसको बैड डेट मान लिया गया था। बाद में वो उससे कोई राशि मिल जाती है, तो अब उसको हम कहाँ पर डेबिट करेंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट में, सीमांत अकाउंट में, कैश में, बैड डेप्ट अकाउंट में। तो जब रिकवर हो गई है, सीधे सीधे उसने खुद ही बता रहा है कि रिकवर हो गई है, तो उसे हम कहाँ पर डेबिट करेंगे, किस खाते में दिखाएंगे? तो कैश अकाउंट में जाएगी, क्योंकि रिकवर हुई है तो कैश में ही आपको अमाउंट मिला है ना, तो उसे हम जो डेबिट करेंगे वो कैश अकाउंट में डेबिट करेंगे। एक आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑडिट इज, जो लेखा परीक्षा है उसका प्रमुख प्रकार कौन सा होता है? टू वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ अकाउंट, ये चेक करना कि लेखे कितने सटीक हैं, पूर्ण हैं,
to secure that all revenue and receipt collected are brought to accounts under proper head, यह सुनिश्चित करना है कि सभी आगम और प्राप्तियां सही प्रकार से संकलित की गई हैं और सही खाते में व्यवस्थित की गई हैं। To ensure that all expenditure and disbursement are authorized, watched and correctly classified, यह सुनिश्चित करना है कि सभी व्यय भुगतान प्राधिकृत, संप्रमाणित और सही प्रकार से वर्गीकृत हैं। तो विच ऑफ द फॉलो, इसमें जो आपके दे रखे हैं अब स्टेटमेंट, इसमें से कितने करेक्ट हैं, आपको कोड के अकॉर्डिंग इसका आंसर बताना है कि कितने इसमें से करेक्ट होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें कौन कौन से करेक्ट हैं, तो पहला पॉइंट भी करेक्ट होता है कि ऑडिट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर वेरीफाई किया ही जाता है एक्यूरेसी को अकाउंट्स की। सेकेंड वाला पॉइंट भी करेक्ट है और थर्ड पॉइंट भी करेक्ट है। तो ये तीनों पॉइंट आपके करेक्ट हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, फोर्थ वाला पॉइंट, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए करंट लायबिलिटी, इसमें से किसको हम करंट लायबिलिटी के तौर पर नहीं मानते हैं, इज नॉट लगा हुआ है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर, कंटीजेंट लायबिलिटी, बिल्स पेबल, ट्रेड क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर कौन सी नहीं, जो आकस्मिक देयताएं होती हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी जो होती हैं, वो आपकी करंट लायबिलिटी में नहीं आती। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है The manager of a firm is entitled to a commission of 5% of net profit after charging such commission. Net profit before charging commission is 42,000. Calculate the commission of manager. तो ये क्वेश्चन तो मैंने एग्जैक्ट कराया ही था आपका, जो क्लासेस की वीडियो आई थी पहले, तो उसमें एग्जैक्ट ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था जो आपके एग्जाम में आया है। तो इसको निकालने का तरीका जो होता है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा ये 42,000 है, इसमें मैनेजर का कमीशन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो इसको निकालते जो हम हैं, तो वहाँ पर सिंपल सा ये चीज़ कर लीजिए कि 5% निकालना, ऊपर 5% हो जाएगा, नीचे हम 100 प्लस 5 कर देंगे तो 105 लिया जाता है, 105। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 से सॉल्व करिएगा तो 2 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करिएगा तो ये 2 टाइम्स जाएगा, तो 2000 हमारा आंसर हो जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है As per Journal Finance Financial Rules 2017, who has been given full powers to make their own arrangement for procurement of goods and services that are not available on GEM. जो सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के अनुसार जो वस्तुएं सेवाएं जो जीएम पे उपलब्ध नहीं होने अपनी व्यवस्था में पत्र का पूर्ण अधिकार किसे दिया गया है। इस पेपर को जो आप लोग की आगे प्रैक्टिस सेट आएंगे या जो अलग अलग आएंगे, तो उसमें मैं शामिल करती जाऊंगी किस तरह से है। तो यहाँ पर जैसे क्लियर आपको जो चीज़ें नहीं भी समझ में आ रही हैं, दिख रही हैं, तो वहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कंसर्न मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर कौन करता है उन सब चीज़ों को देखना, अरेंजमेंट करना, वो सारी चीज़ें किसके अंडर में आती हैं, तो वो आपका कंसर्न मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट, संबंधित मंत्रालय या फिर विभाग होता है, उसमें आती है। एक आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज फ्री फ्रॉम एरर देन विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिफ्लेक्टेड। यदि कोई लेखांकन सूचना त्रुटि मुक्त हो तो कौन सी गुणात्मक विशेषता जो होती है प्रतिबिंबित होती है, रिलेवेंस, कंपेरेबिलिटी, रिलायबिलिटी या फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो कौन सी इसमें जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज फ्री फ्रॉम एरर, अगर किसी भी कोई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसमें कोई एरर नहीं है, त्रुटि मुक्त है, तो वहाँ पर कौन सी हमें उसकी गुणात्मक क्वालिटी जो होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। तो कि अगर कोई एरर नहीं है तो उसको विश्वास कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं। तो एक आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जितने भी आंसर्स मैं आप लोग को बता रही हूँ, जो आप लोग की फाइनल आंसर की आई थी, जो फाइनल आंसर की आई थी दोबारा से उससे रिलेटेड है, उससे लिए गए आंसर्स हैं सारे। अंडर सेक्शन 146 of the Companies Act 2013, an auditor has the right to attend any general meeting. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 146 के अनुसार एक अंकेक्षक को यह अधिकार है कि वह सामान्य सभा में उपस्थित हो सके बाय हिमसेल्फ, स्वयं, अपने प्राधिकारी द्वारा, स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि जो अंकेक्षक योग्यता न रखता हो, केवल स्वयं के माध्यम से, या फिर स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि जो अंकेक्षक की योग्यता रखता हो या फिर उसके माध्यम से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर यही वाला हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें सारे ही पॉइंट आपके आ जाते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही विजिबल नहीं है, आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल ही विजिबल नहीं हो रहा है, ये किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Depreciation is appearing in the trial balance of a firm at the time of preparing annual accounts. It should be shown in.
एक फर्म के तलपट में अगर ह्रास दिखाया गया यानी कि ट्रायल बैलेंस में डिप्रिसिएशन को दिखाया गया है, तो वार्षिक खाते जब हम बनाएँगे तो उसे कहाँ दिखाएँगे? ट्रायल बैलेंस में होने का क्या मतलब है? ट्रायल बैलेंस में दिखाए जाने का मतलब ये है कि ऑलरेडी उसको ट्रीट किया जा चुका है, जो अकाउंट्स बनाए गए थे क्योंकि ट्रायल बैलेंस कब बनता है? हम जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं जब, तो जर्नल बना लेते हैं हम और लेजर पोस्टेज है, लेजर में पोस्टिंग कर लेते हैं, तो लेजर के बाद जो उसकी बैलेंस निकल कर के आती है लेजर में जो अकाउंट्स आप बना रहे होते हैं, उसके जो बाकियाँ बैलेंस निकल कर के आते हैं, उन्हीं बैलेंस से बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। तो यानी कि ऑलरेडी आप उसको दिखा चुके हैं, डिप्रिसिएशन अकाउंट आपने बनाया होगा तभी उसकी बैलेंस आपने ट्रायल बैलेंस में दिखाई है। तो जब हम फाइनल अकाउंट्स जो एनुअल अकाउंट्स होते हैं हमारे, उसको बनाते हैं यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर जो हमारी बैलेंस शीट होती है, जब हम उसको बनाते हैं, तो वहाँ पर हम उस जो डिप्रिसिएशन है उसको कहाँ पर दिखाएँगे या चार्ज करेंगे, तो उसे सिर्फ़ हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डेबिट साइड होगा हमारा, हम वहाँ पर दिखाएँगे और कहीं पर उसको हम नहीं दिखाएँगे। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इफेक्ट द करंट रेशियो, इनमें से कौन सा लेन-देन जो है वो चालन अनुपात को प्रभावित करेगा? चालन अनुपात कैसे निकाला जाता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी ये हो जाता है आपका जो रेशियो होगा तो करंट एसेट बढ़ेगी या घटेंगी, इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी तो इफेक्ट पड़ेगा, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी तो इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, तो पहला वाला जो है डिबेंचर इश्यूड इन कंसिडरेशन ऑफ मशीनरी परचेज़। आपने डिबेंचर इश्यू किए हैं मशीनरी को परचेज़ करने के बदले में, तो वहाँ पर क्या है कि दोनों ही लॉन्ग टर्म से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना है। कन्वर्ज़न ऑफ डिबेंचर इंटू इक्विटी आपने कन्वर्ट कर दिया डिबेंचर को इक्विटी शेयर्स में, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना है। परचेज़ गुड्स ऑन क्रेडिट आपने जो गुड्स थे वो क्रेडिट पर परचेज़ किए, उधार पर परचेज़ किए और जो गुड्स सोल्ड फॉर कैश आपने जो गुड्स थे वो कैश में, रोकड़ में सेल किए हैं तो वहाँ पर कैश आ रही। तो ये दोनों पॉइंट में से कौन-सा करेक्ट है, आप सभी बच्चों को मुझे कमेंट करना जिससे मुझे ये आइडिया लगे कि अभी तक आपकी प्रिपरेशन क्या है, कितनी है, कितना अभी तक आपको आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस की भी लेवल रहने वाला है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन्स आए हैं, तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत कुछ ज़्यादा पूछा जाएगा। अकाउंटेंट का पेपर है आपका, उसी के हिसाब से ही क्वेश्चन्स आपके बनेंगे, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो या फिर आपका ऑब्जेक्टिव हो। और जो क्लासेस आएँगी वो आपकी इसी तरह से आएँगी कि अगर क्वेश्चन्स जो आपके डिस्क्रिप्टिव आएँगे तो उसमें कितना कैसे आपको लिखना होगा, वहाँ पर आपको आइडिया लग जाएगा। तो उसके लिए लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना है, जो बच्चे देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिससे कि पीडीएफ और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर अवेलेबल की जा सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी है सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पे अगर नए हो तो और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।